कमरे में एक हल्की सी खुशबू फैली हुई थी, शायद किसी महंगे परफ्यूम की। दीवारों पर आधुनिक कला के फ्रेम और फर्श पर बिछा सफ़ेद मोटा कालीन माहौल को और भी ज्यादा शाही बना रहा था। सोफे पर आधी लेटी हुई मिसेस नदरत अपने खास अंदाज में बालों की एक लट को उंगलियों पर लपेटे बैठी थीं। तभी दानिश कमरे में दाखिल हुआ। उसकी नज़र जैसे ही नदरत पर पड़ी, होठों पर शरारती मुस्कान तैर गई। तुम्हारा ये हेयर स्टाइल आज तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। दानिश ने गंभीरता से नहीं, बल्कि एक नरम और मीठे लहजे में कहा। मिसेस नदरत ने तुरंत अदाओं से गर्दन घुमाई। उनके होठों पर एक बेपरवाह सी हंसी थी। मेरी चॉइस ही इतनी खूबसूरत है दानिश, अब अच्छा तो लगना ही है। और तुम खुद को देखो, मसलन अपनी ही मिसाल ले लो। दानिश ने गर्दन पीछे डालकर जोर से ठहाका लगाया। तुम बेहद खूबसूरत हो, पहले क्यों नहीं मिली मुझे? तभी मिसेस नदरत झट से बोल पड़ी। अरे वाह जनाब, आपकी बातें तो दिल को छू जाती हैं। अगर हर सुबह ऐसी तारीफें सुनने को मिलें तो दिन ही बन जाए। वह यह कहते हुए सोफे पर बैठ गया और मिसेस नदरत अपनी जगह से उठकर नरमी से उसके पास आकर बैठ गईं। उनके अंदाज में एक खास औरतों वाली नज़ाकत और अनुभव की झलक थी। वह दानिश के कंधे दबाते हुए बोलीं, वैसे आगे का क्या सोचा है? बिजनेस को लेकर दुबई जाओगे या यहीं कुछ सेटअप करोगे? दानिश उनकी ओर झुकते हुए बोला। सोच तो बहुत कुछ रखा है बिजनेस के बारे में मिसेस नदरत, बस अगर आपकी नज़र एक करम हो जाए तो रास्ता आसान हो जाए। वह लगभग 45 साल की महिला थीं, मगर उन्होंने खुद को इस तरह संवार रखा था कि 25 की लगती थीं। मिसेस नदरत जोर से हंसते हुए उसके बाजू को हल्के से थपथपाती हैं। बस तुम यूं ही हमारी तारीफ करते रहो तो हम भी तुम्हें यूं ही नवाजते रहेंगे। आखिर हम भी कुछ कम नहीं हैं। दानिश ने एक गहरी नज़र उन पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, आपकी संगत में बैठकर समझ आ गया है कि उम्र तो सिर्फ एक नंबर है। असली बात तो शख्सियत और रुतबे की होती है, और आप में ये दोनों खूबियां भरपूर हैं। मिसेस नदरत ने झूठी शर्म से पलकें झुकाईं और धीमे से बोलीं, अगर ये बातें मेरे शौहर कभी कहते तो शायद आज भी मैं सिर्फ उनकी होती, मगर उन्हें तो हमेशा बिजनेस की ही पड़ी रहती थी और मैं तन्हा हो गई। दानिश ने बात बदलते हुए सोफे की पुश्त से पीठ टिका ली। बस फिर अब मैं आपको तन्हा नहीं रहने दूंगा, मैं आपका साथ बनकर खड़ा रहूंगा। मिसेस नदरत ने उसकी आंखों में झांका, जैसे उसकी बातों की गहराई जानना चाहती हों। उन्होंने हंसते हुए उसका हाथ थामा ही था कि अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दस्तक में सिर्फ आवाज नहीं, धमकी थी। नदरत के चेहरे से जैसे जान निकल गई, आंखों में घबराहट तैर गई, चेहरा पीला पड़ गया। वह फौरन उठीं, 2 कदम चलकर दानिश के पास आईं और लगभग फुसफुसाते हुए बोलीं, दानिश, फौरन कहीं छिप जाओ, मेरे शौहर आ गए हैं। ये आरिफ इतनी जल्दी क्यों आ गए? खुदा की कसम, अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ देख लिया तो कयामत आ जाएगी। वह कभी दानिश को और कभी दरवाजे को देखतीं, घबराए लहजे में बोल रही थीं। उनके अंदाज से साफ झलक रहा था कि डर के मारे उनकी जान हलक में अटकी हुई है। मगर दानिश अब भी सोफे पर बेफिक्री से बैठा रहा, होठों पर हल्की मुस्कान थी। अरे वाह, मैं क्यों छिपूं? तुम छिप जाओ। मैंने तो पहले ही कहा था कि रेस्टोरेंट में मिलते हैं, पर तुम्हारी ही जिद थी कि घर पर बात हो। अब भुगतो। वो और भी आराम से बैठ गया। वो ऐसा ही था, हर सिचुएशन को आराम से हैंडल करने वाला, मगर अंदर ही अंदर वो भी एक पल को टेंशन में आ गया था, क्योंकि ऐसे नाजुक मौके पर वह वक़्त का खास ख्याल रखता था। नदरत का दिल जैसे हलक में आ गया। दानिश प्लीज़, खुदा के लिए, अभी इन बातों का वक़्त नहीं है, फ़ौरन छिप जाओ। आरिफ बहुत सख्त मिजाज इंसान है, अगर उसने तुम्हें यहाँ मेरे साथ देख लिया तो वो मुझे बख्शेगा नहीं और तुम्हें जेल भिजवा देगा। दस्तक अब धमाकों में बदल चुकी थी। दरवाजे की हैंडल बुरी तरह हिल रही थी। आरिफ की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, नदरत, दरवाज़ा खोलो, सुन रही हो? दरवाज़ा खोलो वरना तोड़ दूंगा। दानिश अब तक चुपचाप तमाशा देख रहा था, मगर अब वह धीरे से उठा, अपने कोट की आस्तीन ठीक की और बेपरवाही से नदरत की तरफ देखा। तुम नर्वस मत हो, जाकर दरवाज़ा खोलो। जितना शोर मच रहा है वैसे भी वो दरवाज़ा तोड़ ही देगा। नदरत ने हैरानी से दानिश की तरफ देखा। तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रहे हो? आरिफ को अगर गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कभी खाली हाथ नहीं होता। वो तुम्हें जेल में डलवा देगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा, मेरी भी।
वह अब रोने को थी। दानिश ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डाली, फिर धीरे से करीब आकर बोला, नदरत, मैं कोई डरने वाला लड़का नहीं हूं। शायद तुम इन दिनों में मुझे ठीक से समझ नहीं पाई। तुम अपनी जगह मजबूत हो और मैं अपनी जगह। अब तुम जाकर दरवाज़ा खोलो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। मगर वो अपनी जगह से हिली तक नहीं थी। वो उसे देखते हुए बोली, तुम उसे नहीं संभाल सकते, वो सन की है। तुम्हारे साथ साथ मेरी जिंदगी भी तबाह कर देगा। एक मानसिक रोगी है, तुम उसे नहीं जानते। प्लीज कुछ करो या फिर बालकनी से निकल जाओ। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई थी। कुछ पल तक दानिश उसका खूबसूरत चेहरा देखता रहा और फिर अचानक उसने तेजी से उसके कंधों से दुपट्टा खींच लिया। वो सन्न रह गई, पीछे हटी, आंखों में हैरानी और घबराहट का मिलाजुला भाव आ गया। दानिश, ये क्या कर रहे हो तुम? वो हकलाते हुए बोली। दानिश ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप उसके दुपट्टे को एक लंबी पट्टी की तरह लपेटने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी और संतोष झलक रहा था। वो नीचे झुककर नरमी से लेकिन मजबूती से उसके हाथ बांधने लगा। वो हल्की सी चीखी, तुम पागल हो गए हो? ये सब क्या तमाशा है? दानिश ने होठों पर उंगली रखते हुए धीरे से सिर हिलाया। बस, अब तमाशा देखो, कुछ मत बोलो। इससे पहले कि नदरत कुछ और कहती, दानिश ने एक झटके से उसे सोफे पर धकेल दिया। वो गिरते ही हैरानी से उसे देखने लगी। दानिश जल्दी से उसके गले से चैन उतारने लगा। वो विरोध करना चाहती थी, मगर बंधे हुए हाथों से कुछ न कर सकी। उसकी आंखों में बेबसी और डर दोनों थे। दानिश ने पास रखे डेकोरेशन पीस, कीमती घड़ी और सोफे के पास रखा लैपटॉप उठाया और अपने चेहरे पर रुमाल बांध लिया। अब वो एक अजनबी चोर जैसा लग रहा था। उसके कदम दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि नदरत चीख उठी, दानिश, प्लीज मत करो ये। तुम्हें पता है आरिफ क्या कर सकता है? लेकिन दानिश एक पल को भी नहीं रुका। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और जैसे ही बाहर निकला, सामने आरिफ खड़ा था। माथे पर बल, आंखों में हैरानी और बेचैनी। वो कुछ समझ पाता, इससे पहले दानिश ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। आरिफ लड़खड़ाकर दीवार से टकरा गया। कौन हो तुम? आरिफ ने मुश्किल से खुद को संभालते हुए चिल्लाया, लेकिन तब तक दानिश भाग चुका था। आरिफ उसके पीछे भागने की कोशिश करता है, सीढ़ियां फांदता है, लेकिन दानिश जैसे पहले से सब कुछ प्लान कर चुका हो, पलों में बिल्डिंग से नीचे उतरता है, गेट की ओर दौड़ता है और अपनी कार में बैठकर तेजी से गली के कोने से गायब हो जाता है। एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। वो वाकई वही दानिश खान था जिसके लिए हर मुश्किल को मात देना आसान था। आरिफ हाँफता हुआ गेट पर खड़ा रह गया, आंखों में उलझन, माथे पर पसीना और दिल में गुस्सा। जबकि अंदर लिविंग रूम में बंधी हुई नदरत सोफे पर बैठी अविश्वास से दरवाजे की ओर देख रही थी, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि जो हुआ वो सपना था या हकीकत। मगर अब दिल को इत्मीनान हो चुका था कि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ है। वो और दानिश दोनों अब अलग हो चुके हैं। कमरे में हल्की नीली रोशनी जल रही थी। बाहर रात की स्याही गहराई पर थी और खिड़की से टकराती ठंडक कमरे में दाखिल हो रही थी। दानिश बिस्तर पर टेक लगाए बैठा था। हाथ में कोई पुरानी किताब थी, मगर निगाहें बार बार पढ़कर भी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उसका जहन कहीं और भटक रहा था कि अचानक मोबाइल फोन बजा। उसने चौंक कर स्क्रीन की तरफ देखा। मिसेज नदरत कॉलिंग। होठों पर एक मायनेखेज मुस्कान उभरी। वो झिझकते हुए कॉल रिसीव करता है और फोन कान से लगाता है। नजर ना लगे, हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने पहली बेल पर हमारा फोन रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ से नदरत की आवाज आई, जिसमें शरारत भी थी और राहत भी। दानिश हल्का सा हंसा। आवाज से लग रहा है कि तुम्हारे शौहर ने कोई सवाल नहीं पूछा तुमसे। मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कुछ हुआ तो नहीं पीछे से? नदरत की हंसी फोन के स्पीकर से निकली और कमरे की खामोशी में घुल गई। तुम्हारी कमाल की अदाकारी की वजह से हम दोनों बच गए। आरिफ को जरा भी शक नहीं हुआ, बल्कि अब तो वो मुझसे कह रहा है कि अब तो तुम्हें चैन के साथ खड़े भी दिलवा दूंगा। थैंक यू दानिश। दानिश ने पलकें झपकाईं। तो अब तुम खुश हो? वो मुस्कुराकर बोला। लेकिन सारी बातों की एक बात नदरत, अब हम घर पर नहीं मिलेंगे। फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जैसे कुछ पल को सांसें थम गई हों। फिर नदरत की थकी हुई मगर साफ आवाज आई, नहीं दानिश, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो एक पल रुकी, फिर नरमी से बोली, बस तुम मुझसे फोन पर बात कर लिया करो। मुझे बस एक बात करने वाला साथी चाहिए। शौहर तो है मेरे पास,
एक काम करो, तुम शादी कर लो और बस मुझे भूल मत जाना। दानिश के होठों पर एक तल्ख मुस्कान उभरी, जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल गया हो। वो हंसा, वो हंसी जो दर्द छुपाने के लिए निकली हो। वाह नदरत, तुम भी ना अजीब बातें करती हो। शादी कर लूं और तुम्हें भूल जाऊं? वो हंसी में छिपी बेबसी को छिपाने की कोशिश कर रहा था। नदरत दूसरी तरफ खामोश थी, लेकिन उस खामोशी में हजार बातें थीं। दानिश ने फोन को देखा, जैसे उस स्क्रीन पर वो चेहरा देख रहा हो। चलो, फोन पर सही, बातें तो बाकी रहेंगी, वो धीरे से बोला। नदरत ने धीमे से सिर हिलाया, जैसे वो जानती हो कि अब इस रास्ते पर सिर्फ आवाजें चल सकती हैं, कदम नहीं। रात गहराई पर थी, लेकिन दोनों के बीच एक नाजुक सा रिश्ता, एक अधूरा एहसास, अब भी जिंदा था। मगर ये कोई नहीं जानता था कि ये एहसास एक दिन अजाब बन जाएगा। कमरे में अभी दानिश और नदरत की बातचीत ने जैसे ही खामोशी का लिबास ओढ़ा था, तभी बाहर से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। दानिश चौंक कर सीधा बैठा, फोन एक तरफ रखा और जल्दी से बोला, ओके बाय, और बिना किसी जवाब का इंतजार किए तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। बाहर आते ही माहौल में एक अजीब सी गंभीरता और अफरा तफरी महसूस हो रही थी। घर के लोग घबराए हुए इधर उधर दौड़ते नजर आ रहे थे। नौकरानियां दरवाजे के आसपास खड़ी बेचैनी से कुछ बड़बड़ा रही थीं। वहीं एक नौकरानी की रोती हुई आवाज गूंज रही थी, अम्मी जी को कुछ हो गया है, दादी जान की तबीयत बहुत खराब हो रही है। ये सुनते ही दानिश का दिल जैसे हलक में आ गया। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह बिना रुके सीधा अपनी दादी के कमरे की तरफ भागा। कमरे में घुसते ही एक घुटन भरी फिजा ने उसका स्वागत किया। कमरे की रोशनी मध्यम थी और बिस्तर पर उसकी दादी सीने पर हाथ रखे बुरी तरह तड़प रही थीं। उनका सांस फूल रहा था, आंखें आधी खुली थीं और चेहरे पर बेहद तकलीफ के निशान थे। दादी! दानिश की आवाज़ कांप गई। वह लपक कर उनके पास पहुंचा और उन्हें सहारा देकर अपनी गोद में उठा लिया। अम्मी जी, आंखें खोलिए, मुझे देखिए, दानिश आया है। जमान साहब परेशान खड़े थे और कोने में खड़ी रूहा सांस रोके अपनी नानी को देख रही थी। वह देखने में बेहद खूबसूरत मगर दुबली पतली और सहमी हुई हिरनी जैसी लग रही थी। मगर दादी की हालत हर गुजरते पल के साथ बिगड़ती जा रही थी। दानिश की आंखों में बेबसी उतर आई थी। वह बेइंतहा चीखा, बाबा! गाड़ी निकालिए जल्दी! जमान साहब जो पास ही खड़े थे, इस मंजर को साकित आंखों से देख रहे थे। दानिश ने झकझोर कर कहा, बाबा क्या देख रहे हैं, जल्दी कीजिए ना, उनकी सांसें रुक रही हैं। इस पर जमान साहब को होश आया और वे तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़े। हाँ हाँ, निकालता हूं, तुम दादी को नीचे ले आओ। दानिश ने एक पल भी गंवाए बिना दादी को मजबूती से अपनी बाहों में उठाया, जैसे उनका पूरा वजूद उसकी पकड़ पर टिका हो। सीढ़ियां लांघता हुआ वह नीचे आया और घर के सारे लोग उसके पीछे पीछे भागे। दरवाजे पर गाड़ी आकर रुक चुकी थी। जमान साहब ड्राइविंग सीट पर बैठे थे। दानिश ने सावधानी से दादी को पिछली सीट पर लिटाया और खुद उनके सिरहाने बैठ गया। बस दादी, कुछ नहीं होगा, हम अस्पताल जा रहे हैं, बस थोड़ा और सब्र कीजिए। वह उनके चेहरे को सहलाते हुए रो रहा था। हाँ, दानिश खान रो रहा था। एक दादी ही तो थीं जिनके होने से वह था, वरना कब का जीना छोड़ चुका था। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी और दानिश की आंखों में हर वो पल घूम रहा था जब दादी ने उसे बचपन में सीने से लगाया था। आज वही सीना तकलीफ से फटा जा रहा था और वह बेबस होकर बस दुआएं मांग रहा था कि दादी का साया उसके सर से ना उठे। वक्त गुजरा और उन्हें एडमिट कर लिया गया। पूरी रात बेचैनी में कटी थी, मगर फज्र की अजान के बाद डॉक्टर ने खुशी की खबर दी कि अब वे खतरे से बाहर हैं। अस्पताल के कमरे में सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे की फिजा में दवा की हल्की हल्की खुशबू थी, लेकिन इसके साथ एक अजीब सा सुकून भी था। वार्ड का माहौल शांत मगर सुकून भरा था। सफ़ेद चादर में लिपटी बुजुर्ग महिला बिस्तर पर अधलेटी थीं और उनका चेहरा अब कुछ हद तक शांत नजर आ रहा था। दानिश एक और कुर्सी पर बैठा उनका हाथ थामे उनकी सांसों की रवानी को खामोशी से महसूस कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे रात भर की जाग का असर साफ दिखाई दे रहा था, मगर जब भी दादी की आंखें खुलती थीं, वह जबरदस्ती मुस्कुरा देता था। ध्यान कहाँ था आपका? दानिश ने नरमी मगर हल्की सी नाराजगी के साथ कहा।
तबीयत क्यों खराब हुई? दवा क्यों नहीं ली टाइम से? आपको पता है ना, आपके सिवा मेरा कौन है? दादी ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर बरसों की ममता और थकान का असर था, मगर आंखों में वही पुरानी चमक अब भी बाकी थी। दानिश, मैं कहती हूं तुम शादी कर लो, उन्होंने धीरे से कहा। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? आज जो तबीयत हुई है ना, उसके बाद दिल शांत नहीं हो रहा। दानिश ने गहरी सांस ली और झुककर दादी का हाथ चूम लिया। तो आप ढूंढ दीजिए मेरे लिए, वह नरमी से बोला। मगर पहले आप अपनी तबीयत संभालिए। मेरी शादी में अभी आपको नाचना भी है और सब मेहमानों से झूम झूम कर कहना है कि दूल्हा हमारा पोता है। दादी हंस पड़ी। उनकी हंसी में जिंदगी की खनक थी, वही पुरानी सी जो दानिश के बचपन की यादें ताज़ा कर गई। पगले हो गए हो तुम, उन्होंने प्यार से कहा। मैं नाचूंगी भी और गाना भी गाऊंगी। बस तुम अपने दिल की सुनो और जिंदगी बसाओ। कब तक ऐसे अकेले रहोगे? दानिश ने उनकी तरफ देखा। अकेला तो नहीं हूं, आप जो हैं। मगर हाँ, आप कहें तो इस बार गंभीरता से सोचूंगा। वह उन्हें तसल्ली देने के लिए कह रहा था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें हर किस्म की टेंशन से दूर रखना है और हर तरह की खुशी देनी है। दादी ने धीरे से उसके सर पर हाथ फेरा। अब की बार नहीं, फौरन सोचो। जिंदगी पल भर की है, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दानिश ने मुस्कुराकर उनकी उंगलियों को अपनी मुट्ठी में ले लिया। बस आपकी दुआओं की छांव रहे, फिर सब अच्छा हो जाएगा। कमरे में एक सुकून भरी खामोशी छा गई। सूरज की नरम किरणें जब दादी के चेहरे पर पड़ीं तो वो मंजर किसी पेंटिंग जैसा लगने लगा। मोहब्बत, शुक्र और नज़दीकी का एक मुकम्मल लम्हा था, जहाँ एक पोता अपनी दुनिया की आखिरी छांव को थामे बैठा था और एक दादी अपने दिल के तमाम अरमान, उसके जीवन में खुशियों के रंग बिखेरने की ख्वाहिश रखती थीं। वो लाख बुरा सही, मगर नूरजहां बेगम के लिए जान देने को तैयार था। बचपन में ही माँ को खो दिया था, तभी से उन्हें ही सब कुछ मानता था। एक हफ्ते बाद दादी का कमरा आज कुछ खास सजा हुआ लग रहा था। एक तरफ छोटी सी मेज पर ताज़ा गुलाबों का गुलदस्ता रखा था और दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक माहौल में एक धीमी सी रवानी घोल रही थी। नूरजहां बेगम अपने नरम बिस्तर पर अधलेटी थीं, हाथ में तस्बीह थामे रुक रुक कर अल्लाह का जिक्र कर रही थीं। उनकी आंखों में थकान भी थी और एक बेचैनी भी। सामने रखी कुर्सी पर जमान साहब, उनके बेटे, चुपचाप उनका चेहरा देख रहे थे। कुछ देर की खामोशी के बाद दादी की आवाज़ आई। मेरे दानिश के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करो जमान। मुझे किसी पर भरोसा नहीं, न तुम पर न तुम्हारी बीवी पर। जमान साहब ने गहरी सांस ली, मगर कुछ कहे बिना उन्हें देखते रहे। वो बोलती रहीं, और हाँ, रूहा के ससुराल में भी बात करो। मैं चाहती हूँ अपनी नातिन को अपने हाथों से विदा करके इस दुनिया से जाऊं। मुझे तुम लोगों पर जरा भी यकीन नहीं है। उनकी आवाज़ में मायूसी की गहराई थी, जैसे जिंदगी ने बार बार आजमाया हो। वो तस्बीह की माला को उंगलियों में घुमाते हुए बोलीं, काश मेरी रूहा मेरे पास रहती, मगर नहीं, उसे भी जाना है, किसी और की हो जाना है। वो बेहद उदास लग रही थीं, जैसे कुछ देर पहले रोई हों। जमान साहब ने झिझकते हुए कहा, अम्मा, एक बात सोच रहा था। नूरजहां बेगम ने फौरन गर्दन घुमाकर बेटे को घूरा। क्या सोच रहे थे? लहजा तीखा और कुछ बेरुखा था। कुछ पल खामोशी छा गई। जमान साहब ने नजरें झुकाईं, फिर बोले, क्यों ना हम रूहा और दानिश की शादी करवा दें? आपकी नातिन आपके पास रह जाएगी और आपके पोते की भी शादी हो जाएगी। दादी की आंखें चमक उठीं। अरे, ये ख्याल मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? वो अचानक सीधी होकर बैठ गईं। जमान, तुमने तो दिल खुश कर दिया। मगर वो एकदम रुकीं। अब तो उसकी मंगनी हो चुकी है ना? वो बेजार हो गई थीं। जमान साहब ने उनका हाथ नरमी से थामा। मंगनी तोड़ देंगे अम्मा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? वैसे भी मुझे रूहा के ससुराल वाले शुरू से ही अजीब लगते हैं। न उनका मिजाज ठीक है, न सोच, और हमारी बच्ची सीधी सादी है। मैं उसके मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। नूरजहां बेगम का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बच्चों की तरह चहक कर बोलीं, मेरा तो बड़ा दिल है। अगर ऐसा हो गया तो समझो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई। दानिश से बात मैं कर लूंगी, तुम तैयारी करो, बात आगे बढ़ाओ। जमान साहब ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। कमरे की फिजा में अब दुआ और उम्मीद की खुशबू घुल चुकी थी।
तस्बीह की माला जैसे धीरे धीरे कोई नया ख्वाब बुनने लगी थी। एक ऐसा ख्वाब जिसमें नानी अपनी नातिन को अपने पोते की दुल्हन के रूप में देखने की ख्वाहिश लिए जिंदगी की आखिरी दहलीज पर मुस्कुरा रही थीं, मगर इस सच्चाई से अनजान कि उनका पोता मिजाजन बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा वो उसे समझती हैं। 2 दिन बाद धूप खिड़की के पट से छन कर अंदर आ रही थी। कमरे में एक सुकून था, मगर इस खामोशी के बीच एक गहरी सोच पल रही थी, जो लफ्जों से नहीं, चेहरों से महसूस की जा सकती थी। नूरजहां बेगम पलंग पर टिककर बैठी थीं, उनकी गोद में तस्बीह धीरे धीरे घूम रही थी। उनके सामने जमीन पर कालीन पर 2 झानू बैठी रूहा नजरें झुकाए चुपचाप उनकी बातें सुन रही थीं। रूहा 20 साल की एक दुबली पतली नाजुक सी लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत भरी संजीदगी थी। वो बेशक खूबसूरत थी, मगर उस वक़्त उसका चेहरा किसी अनजाने डर में डूबा हुआ लग रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें झुकी हुई थीं, पलकें भीगी हुई सी लगती थीं। नानी का फैसला सुनने के बाद वो बस चुपचाप बैठी रही, जैसे सब कुछ सुना, समझा, मगर दिल अभी भी मानने को तैयार नहीं था। कुछ पल इसी खामोशी में गुजर गए। फिर धीरे से उसने अपना सिर उठाया और नानी को एक इल्तिजा भरी नज़र से देखा। मगर नानी, दानिश नहीं मानेंगे। उसकी आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी। वो मुझे पसंद नहीं करते। वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहते। मैंने उनकी आंखों में कभी कोई नरमी नहीं देखी। ये रिश्ता, ये शादी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। आप बेकार कोशिश कर रही हैं। नूरजहां बेगम ने उसकी बात सुनी तो तस्बीह की माला थम गई। वो सीधी होकर बैठीं और रूहा को गौर से देखा। उनकी आंखों में नरमी थी, मगर लहजे में वही पुराना यकीन। अपनी नानी पर तुम्हें भरोसा नहीं है रूहा? वो नरमी से बोली। मैं कह रही हूं ना, वो तुम्हें पसंद करेगा और ये रिश्ता भी निभाएगा। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो बेटा। रूहा ने एक पल को आंखें बंद कीं, जैसे खुद को समझा रही हो। उसके सीने से एक खामोश आह निकली, मगर उसने कुछ नहीं कहा। बस चुपचाप सिर हिलाकर नजरें झुका लीं। उसकी खामोशी ही शायद उसकी रजामंदी थी। वो भला क्या एतराज़ करती? पहले रिश्ते पर भी तो उसने कोई एतराज़ नहीं किया था, और अब तो वजह ही नहीं थी। माँ के मर जाने के बाद उसकी नानी ही थीं जिन्होंने उसे संभाला था, भला वो उन्हें कैसे मना करती? नूरजहां बेगम ने उसके सिर पर हाथ रखा। तुम मेरा गर्व हो रूहा, और मैं अपने दिल के सुकून के लिए ये फैसला कर रही हूँ। अल्लाह ने चाहा तो ये रिश्ता बरकत लाएगा। कमरे में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन अब वो खामोशी मंजूरी की थी। वो खामोशी जिसके पीछे कई उलझने और डर छुपे थे, मगर नानी के यकीन ने रूहा को इतना मजबूत कर दिया था कि उसने उन डर के आगे हार नहीं मानी। वो चुपचाप बैठी रही, लेकिन अंदर ही अंदर अपने नसीब की राहों पर एक नया कदम रख चुकी थी। अगला दिन कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। खिड़की के पर्दे आधे खुले थे और बाहर से आती शाम की नरम रोशनी कमरे के फर्श पर सुनहरी लकीरें बिखेर रही थीं। रूहा अपने पलंग के कोने में सिमटी बैठी थी। हाथ में एक नावेल था जिसमें वो पूरी तरह खोई हुई थी। होंठों पर हल्की सी मुस्कान, कभी आंखें सिकोड़तीं, कभी पन्ने तेजी से पलटतीं। उस पल वो एक अलग ही दुनिया में थी, मगर वो दुनिया अचानक टूट गई। दरवाज़ा जोर से खुला। रूहा का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसने चौंक कर सिर उठाया तो दरवाजे में दानिश खड़ा था, गंभीर, सख्त और कुछ ज्यादा ही गुस्से में। वो कुछ कहती उससे पहले ही दानिश तेजी से आगे बढ़ा और उसका बाजू कसकर पकड़ते हुए उसे खींचकर आईने के सामने ला खड़ा किया। रूहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दानिश की आंखों में हिकारत थी, आवाज में जर, शक्ल देखी है अपनी? मुझसे शादी करने चली हो? उसने आईने में दोनों के अक्स को घूरते हुए तंज कसा। ये इतना सा मुंह, इतने से हाथ, इतनी सी कद काठी, और हाँ भी कर दी? दादी को खुश करने चली थी? तुम्हें लगता है मैं तुम पर सूट करता हूं? रूहा सन्न खड़ी रह गई। घबराहट से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। दानिश ने उसका चेहरा आईने से मोड़कर अपनी ओर किया, आंखें सीधे उसकी आंखों में गड़ा दीं। छर लगती हो मुझे तुम, वो एक एक लफ्ज़ चबाकर बोला, और तुम जैसी लड़कियों को मैं घास डालना भी पसंद नहीं करता। बेहतर होगा जाकर अपनी नानी से कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, समझी? रूहा के भीतर जैसे किसी बंद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो कांपती आवाज में बोली, मगर लहजे में हैरान कर देने वाला ठहराव था।
अगर आपको इतने एतराज़ हैं तो आप खुद मना क्यों नहीं कर देते? मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहे हैं? और मैं जैसी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुकम्मल हूँ। दानिश ने चौंक कर उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार हैरानी सी झलकी। एक भौं तनकर ऊपर उठ गई, जैसे वो रूहा की इस अनपेक्षित प्रतिक्रिया पर कुछ पल के लिए सन्न रह गया हो। बहुत जबान आ गई है तुम में, वो आगे झुककर गुर्राया। जितना कहा है उतना करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। उसके लहजे की सख्ती ने रूहा को हिलाकर रख दिया, मगर वो अब भी खामोशी से खड़ी थी। साकित, मगर अब वो मासूम खामोशी नहीं थी। दानिश उसे घूरता हुआ पलटा और तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ और कमरे में फिर से एक भारी खामोशी छा गई। रूहा ने आईने में खुद को देखा, निगाहें अपने अक्स से टकराईं। वही नाजुक सी लड़की, मगर आंखों में एक नया सवाल था। क्या ये एक शुरुआत थी या फिर एक और दर्द भरा इम्तिहान? लेकिन वो अब काफ़ी डर चुकी थी और उसने पक्का इरादा कर लिया था कि वो इस मुलाकात का जिक्र ज़रूर दादी से करेगी। रेस्टोरेंट की नरम और मध्यम रोशनी ने माहौल को बेहद सुकूनदायक और दिलकश बना रखा था। दीवारों पर लगी गहरी सुर्ख और सुनहरी लाइटों ने वातावरण में एक रूमानी रंग घोल दिया था। धीमी धीमी क्लासिकल म्यूजिक की धुनें, वेटरों की दबे पांव चलती आहटें और टेबल्स पर सजी महकती मोमबत्तियां, सब कुछ इस लम्हे को खास बना रहा था। एक अपेक्षाकृत कोने की टेबल पर दानिश बैठा था। उसके सामने एक बेहद आकर्षक और नफीस औरत बैठी थी। कंजा उम्र भले ही 40 के करीब थी, मगर खूबसूरती, तहजीब और नरमी से भरा अंदाज वक्त को उसके चेहरे पर थमने पर मजबूर कर देता था। वो फाउंडेशन में छुपा हुआ हर उम्र का निशान इत्मीनान से ओझल किए बैठी थी और आंखों में वो चमक थी जो किसी भी लड़की की उम्र छुपा सकती थी। कंजा ने अपनी कुर्सी की पीठ से थोड़ा आगे झुककर दानिश को देखा और उसकी आंखों में एक शरारती सी चमक उभरी। तुम कितना खूबसूरत बोलते हो दानिश, उसने मुस्कुराकर कहा। काश मैं तुमसे शादी कर पाती, मगर वो बुढ़ा मुझे छोड़ता ही नहीं। दानिश ने बेइख्तियार ठाका लगाया, वो हंसी जिसमें तंज, शरारत और बेफिक्री का अजीब सा मेल था। काश वाकई मेरी शादी तुमसे हो जाती कंजा, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन अफसोस, तुम भी शादीशुदा हो। कंजा ने झुककर अपनी कॉफ़ी का कप उठाया, होठों से लगाया और एक पल के ठहराव के बाद चमकती आंखों से उसे घूरा। तुमसे क्या मतलब? उसने आवाज़ में हल्की सी संजीदगी लाकर पूछा। मुझसे पहले भी किसी लड़की के साथ डेट कर चुके हो? दानिश का चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। जहन की सतह पर नदरत का ख्याल उभरा, एक धुंधला सा अक्स, मगर उसने फौरन सिर झटक कर वो ख्याल परे फेंक दिया। होठों पर मुस्कान वापस लाते हुए वो बोला, अरे कहाँ यार, तुम जैसी कोई मिली ही नहीं। तुम जैसी खूबसूरत लड़की लगता ही नहीं कि तुम 40 की हो। किंजा ने एक अदा से गर्दन को झुकाया, होठों पर खुशी की लहर तैर गई। बस दुआ करो, वो शरारती अंदाज में बोली। वो बूढ़ा मर जाए, मैं तुमसे फौरन शादी कर लूंगी। तुम जैसा ही तो हैंडसम, केयरिंग हस्बैंड चाहिए था मुझे, मगर मिला क्या? वो खडूस, शक्की मिजाज आदमी। उसने जैसे अपने शौहर के लिए सारी नापसंदगी जुबान पर ले आई थी। उसकी आवाज़ में तल्खी थी, लेकिन साथ ही एक खोखला ख्वाब भी, जो उसकी हकीकत को निगल नहीं पाया था। दानिश खामोशी से उसकी बातें सुनता रहा। उसकी निगाहें किंजा के चेहरे पर जमी थीं, मगर उन आंखों में न कोई ख्वाहिश थी, न कोई वादा, बस एक खामोश, तमाशाई सा सुकून, जो वक़्त के बहाव के साथ बह रहा था। मोमबत्ती की लौ हल्की सी लहराई और मंजर के अंदर एक और अनकही दास्तान गुम हो गई। घड़ी की सुइयां ठीक 12 बजा रही थीं। पूरे घर में गहरी खामोशी छाई हुई थी, जैसे सब सांस रोककर सो गए हों। सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक उस खामोशी को चीरती महसूस हो रही थी। बाहर लॉन में हल्की हल्की हवा पत्तों से खेल रही थी और अंदर लॉन्स में मध्यम रोशनी जल रही थी। जैसे ही दानिश ने मेन डोर खोला, एक हल्की सी चरचराहट सुनाई दी। वो नरमी से दरवाज़ा बंद करते हुए आगे बढ़ा ही था कि अचानक सामने नौकर दिखाई दिया। दानिश एक पल को ठिठक कर उसे देखने लगा और आंखों में सवाल लिए कहा, क्या हुआ? इस वक्त रास्ते में क्यों खड़े हो? नौकर ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोला, दादी साहिबा ने बुलाया है आपको अपने कमरे में। दानिश ने थोड़ा सा चौंक कर नजरों को तीखा किया,
लेकिन क्यों? नौकर ने बेबस निगाहों से उसे देखा। मुझे नहीं मालूम साहब, उन्होंने बस यही कहा कि आपको फौरन भेजूं, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर रहा था। दानिश ने गहरी सांस ली और खामोशी से सिर हिलाकर दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। कदमों की आहट हल्की मगर तेज थी, जैसे कोई दिल में कई सवाल लिए जा रहा हो। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसने आहिस्तगी से दरवाजा खोला। अंदर मध्यम रोशनी थी और नूरजहां बेगम अपने बिस्तर पर टेक लगाकर बैठी हुई थीं। वो जाग रही थीं, आंखों में एक अजीब सी सख्ती और इंतजार की थकन झलक रही थी। दानिश ने तेजी से अंदर कदम रखा और उनके करीब जाकर कालीन पर बैठ गया। वो उनके हाथ को नरमी से थामते हुए बोला, आप अभी तक जाग रही हैं? सोई क्यों नहीं? क्या चाहती हैं आप? तबीयत खराब हो जाएगी आपकी? नूरजहां बेगम ने उसकी तरफ देखा। निगाहों में खफगी थी, लहजे में छिपी हुई नाराजगी। तुम तो यही चाहते हो दानिश, कि मेरी तबीयत खराब हो जाए, तभी तो ऐसी उलटी सीधी हरकतें कर रहे हो। दानिश ने भौहें सिकोड़कर उन्हें देखा। मैंने क्या किया है दादी? मेरा तो रोज आने का यही वक्त है। नूरजहां बेगम की आवाज अब जरा बुलंद हुई। रोज का वक्त? रात के 12 बजे घर आना तुम्हारे लिए मामूल बन गया है? तुम्हें इस घर की, मेरी, किसी की परवाह नहीं रही। तुम सिर्फ अपनी मनमानी करते हो। दानिश ने अब माथे पर बल डाले थोड़ा झुककर उनके चेहरे को पढ़ने लगा। आप कहना क्या चाह रही हैं दादी? साफ साफ बोलिए। मतलब क्या है इन बातों का? नूरजहां बेगम ने गहरी सांस भरी और नजरें उसकी आंखों में गाड़ दीं। मतलब ये है कि मैं तुम्हें रास्ते से भटकते नहीं देख सकती। तुम जिस रास्ते पर चल पड़े हो वो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा, और अगर मैंने कुछ न कहा, कुछ न किया, तो तुम्हारा अंजाम। उनके अल्फाज दरमियान में ही रह गए, मगर दानिश के दिल में एक अनजानी सी ठंडी लहर दौड़ गई। वो खामोश हो गया और नूरजहां बेगम ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाकर रुख दूसरी तरफ कर लिया, जैसे उनके अंदर कोई फैसला पक चुका हो। कमरे में खामोशी छा गई, एक फैसला, खून खामोशी। कमरे में अभी भी वही मध्यम जर्द रोशनी जल रही थी जो दीवारों पर परछाइयां बिखेर रही थी। दानिश ने दादी का चेहरा गौर से देखा। उनकी आंखों में गुस्से की नमी साफ झलक रही थी। उन्होंने हाथ से चादर को थोड़ा और सीने तक खींचा और तकिए से टेक लगाकर सीधी हो बैठीं। चंद लम्हों बाद फिर निगाहें उस पर गाड़ते हुए बोलीं, क्यों है तुम्हारे रोज आने का ये वक्त? और ये क्या सुन रही हूं मैं तुम्हारे बाप के मुंह से कि अगले हफ्ते तुम दुबई जा रहे हो, और वो भी किस खुशी में? दानिश ने पलकें झपकाईं, जैसे बात समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर थोड़ा सा संभल कर बैठा और धीमे मगर थके हुए लहजे में बोला, दादू, बिजनेस मीटिंग है, जाना पड़ेगा। और आप ये छोड़िए, मुझे ये बताइए कि मैंने क्या गलत हरकत कर दी? वो अभी तक उनकी पहली बात पर अटका हुआ था। नूरजहां बेगम ने चंद लम्हों तक उसकी तरफ देखते हुए खामोशी अख्तियार की, जैसे अपने गुस्से को लफ्जों में ढालने का मौका तलाश कर रही हों। फिर उनका चेहरा और ज्यादा संजीदा हो गया और वो कुछ झुककर उसके बिल्कुल करीब हो गईं। तुमने रूहा से क्या बात की है? वो क्यों मुझे शादी से मना कर रही है? इतनी मुश्किल से मैंने उसे राजी किया था, और तुम अपनी उलटी सीधी हरकतों से सारा रिश्ता खराब करना चाहते हो। दानिश ने ऊब कर अपना सिर पीछे झटका और आंखें बंद करते हुए हल्के से कहा, दादू, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने बस क्या? वो बीच में ही बोल पड़ी। मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, वो अपनी मंगेतर को भूल गई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी दुल्हन बने। और तुम्हें ये सब फालतू लग रहा है? तुम्हें पता है वो कितनी अच्छी लड़की है? खुदा किसी को तुम्हारे जैसे औलाद न दे जो बड़ों की इज्जत करना भी भूल गया हो। वो गुस्से से बोली। दानिश का चेहरा सपाट हो गया और वह कुछ पल के लिए चुप सा हो गया। फिर दबे हुए लहजे में, जैसे दिल पर जबरदस्ती करके कह रहा हो, बोला, दादू, प्लीज, मुझे दुबली पतली लड़कियां पसंद नहीं हैं। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। आप मुझ पर जबरदस्ती मत कीजिए प्लीज। ये कहते हुए उसने अपनी नजरें झुका लीं, जैसे अपनी बात पर खुद भी शर्मिंदा हो। लेकिन नूरजहां बेगम की आंखों में आंसू आ चुके थे, उनकी ठोड़ी कांप रही थी। अगले ही पल उनके चेहरे पर नमी की लकीरें बह निकलीं और वह रो पड़ीं। उनका सीना धीरे धीरे उठने लगा और वह मुंह फेरकर आंचल से आंसू पोंछने लगीं।
दानिश चौंक कर सीधा बैठ गया। दादू, दादू प्लीज रोइए मत, मैं क्या कर रहा हूँ? अभी वह कुछ कहता, इससे पहले ही वह कांपती आवाज में बोली, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी की कोई अहमियत नहीं? मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, अपनी आखिरी ख्वाहिश का इजहार कर रही हूँ, और तुम्हें लगता है ये सब एक मजाक है? दानिश ने एक पल के लिए रुककर फिर धीरे से सिर उठाया और उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन लहजे में वही ऊब। दादू, आप बात का उल्टा मतलब क्यों निकाल रही हैं? मैं आपकी इज्जत करता हूँ, हमेशा की है, लेकिन वो लड़की मेरे टाइप की नहीं है। दादी की आंखों में नमी और गहरी हो गई। उन्होंने हल्के से सिर हिलाया, जैसे किसी पुरानी याद को छू लिया हो। वो सिर्फ 5 साल की थी, दानिश, सिर्फ 5 साल की, जब उसके माँ बाप एक ही दिन में उसे छोड़कर चले गए। तब से मेरे साथ है, हर वक्त मेरी छांव में, मेरे पास। वो कैसे वजन बढ़ाती? उसने कभी लाड डीडीएच नहीं देखा? कभी किसी ने उसे दुलार नहीं दिया? अब तुम उसे प्यार दोगे, मोहब्बत दोगे, तो वो खिल जाएगी, जी उठेगी। वो बोलते बोलते रुकी, फिर एक गहरी सांस ली। तुम सोचो दानिश, वो कितनी अच्छी है। उसने तुम्हारी दादी की आखिरी ख्वाहिश को भी ठुकराया नहीं। और तुम अपनी जिद लेकर बैठे हो। दानिश की आंखों में एक पल के लिए झुंझलाहट की चमक आई। वह खड़ा हुआ, दोनों हाथ जेब में डाले और सख्ती से दादी की तरफ देखा। अच्छी मुसीबत में डाला है आपने मुझे। नूरजहां बेगम की आंखों में एक पल को हैरानी और गहरा दुख एक साथ उभरा। वो कुछ बोलने ही लगी थीं कि दानिश का जुमला गूंजा, राजी हूं, जब कहेंगी निकाह कर लूंगा, लेकिन अभी से बता रहा हूं, मुझसे किसी अच्छे की उम्मीद मत रखना। ये कहकर वह दरवाजे की तरफ मुड़ा और उसके कदमों की आवाज कमरे की खामोशी में गूंजने लगी। दरवाजा खुला, एक हल्की सी हवा अंदर आई और फिर वह बंद हो गया। दादी वहीं बैठी रहीं, साकित, खाली आंखों से दरवाजे को देखती हुईं, जैसे किसी ने उनके दिल में एक नुकीला लफ्ज रख छोड़ा हो। मुसीबत। कमरे में सुबह की रोशनी पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी, जिसकी नरम सी किरणें फर्श पर सुनहरी चादर बिछा रही थीं। कमरे की सजावट मर्दाना लेकिन नफीस झोंक की गवाही दे रही थी। सामने बड़ी वॉलनट रंग की अलमारी, बाईं तरफ बिस्तर जिस पर हल्की सी बेतरतीबी, और दाहिने कोने में शीशे से जुड़ा ड्रेसिंग टेबल। शीशे के सामने दानिश खड़ा था, हाथ में टाई, जिसे वो गर्दन में लपेटकर सही एंगल से बांधने की कोशिश कर रहा था। शीशे में वह खुद को टटोलती निगाहों से देख रहा था। तभी बेड पर रखा उसका फोन जोर से बजने लगा। एक तीखा सा नोटिफिकेशन टोन कमरे की खामोशी को चीर गया। उसने पलटकर फोन की तरफ देखा। स्क्रीन पर नदरत का नाम चमक रहा था। एक पल के लिए उसकी आंखों में उलझन उभरी, फिर एक गहरी सांस लेकर उसने फोन उठाया और कॉल रिसीव कर ली। कहाँ गायब हो दानिश? नदरत की आवाज़ फ़ोन से ऐसे निकली जैसे किसी ने बरसों की भड़ास निकालनी हो। पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं, एक मैसेज तक नहीं, कोई खबर नहीं, तुम्हें ज़रा भी ख्याल नहीं आया? भूल गए मुझे? दानिश ने आईने में अपना कॉलर ठीक करते हुए चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान फैलाई, फिर बेपरवाही से बोला, कब तक याद रखूं तुम्हें? क्या मिल रहा है मुझे तुम्हारे साथ रिश्ता रखकर? फ़ोन पर कुछ पल खामोशी रही, फिर नदरत की नाराज़ सी आवाज़ फिर उभरी, देखो यार, मैं जानती हूँ कि हम ज़्यादा आगे नहीं जा सकते, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अच्छे दोस्त भी ना रहें। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करती, दानिश एक जोरदार ठहाका लगाकर हंस पड़ा। ऐसा ठहाका जिसमें मजाक, तंज और ऊब सब कुछ था। मैं और तुमसे शादी? सोच भी कैसे लिया? हाँ, मानता हूं कि तुम जैसी औरतों में मेरी दिलचस्पी रही है, लेकिन मैं एक के साथ गुजारा नहीं कर सकता। कब तक तुमसे रिश्ता रखूं? तुम्हारी जैसी औरत से अब बस हो चुकी है मेरी। नदरत की सांस जैसे अटक गई हो, उसकी तरफ से सन्नाटा छा गया। दानिश ने अलमारी से कोट निकाला, कंधों पर डाला, फोन कान से लगाए हुए बोला, और हाँ, तुम्हारी एडवाइस पर अमल किया है मैंने। अब तो खैर से मेरी शादी होने वाली है। नुदरत की आवाज में एक झटका सा उभरा। क्या शादी? वो बेपरवाह सा हंसा। हाँ, चलो, अब मैं ऑफिस जा रहा हूं, बाद में बात होगी। गुड बाय। फोन बंद होने की बीप के बाद कमरे में एक पल को फिर खामोशी छा गई, मगर दूसरी तरफ नुदरत की बेचैन आवाज अब भी फिजा में गूंज रही थी। हेलो? हेलो दानिश? मगर दानिश तो कब का फोन बंद करके जा चुका था। अपने लहजे में आग भरकर, किसी और की जिंदगी में जख्म छोड़कर।
कमरे में एक ठंडी सी खामोशी थी। दानिश ने कोट पहनकर एक बार आईने में खुद को आखिरी बार देखा, बालों को हल्का सा संवारा और दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि हैंडल पर हाथ रखने से पहले दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने रूहा खड़ी थी। उसकी आंखों में उलझन, चेहरे पर सवाल और दिल में बगावत थी। उसकी नज़रें तुरंत दानिश पर जमी थीं, जो उसी पल थम गया था। रूहा की सांसों में तल्खी साफ झलक रही थी। वो बिना किसी भूमिका के बोली, मैं तो दुबली पतली हूँ, अजीब सी हूँ, मेरा चेहरा छोटा है, कद भी छोटा है, फिर क्यों कर रहे हैं आप शादी मुझसे? नानी को आपने क्यों हाँ बोली है? दानिश ने एक पल के लिए उसे देखा, जैसे उसकी मौजूदगी पर हैरान हो। फिर एक तंज भरी मुस्कान उसके लबों पर उभरी। वो रो रही थीं, इसलिए हाँ बोल दिया, लेकिन तुम इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें बीवी का मुकाम दूंगा। लड़की, सिर्फ निकाह कर रहा हूँ। जब तक मेरी दादी जिंदा हैं, तब तक ये निकाह रहेगा। उसके बाद तुम आज़ाद हो, जहाँ जाना चाहो जाओ। रूहा की आंखों में नमी के साथ गुस्सा भी उतर आया। वो 2 कदम आगे बढ़ी, हाथ भींचते हुए बोली, तो फिर मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मुझे आप जैसे संगदिल इंसान से शादी नहीं करनी। मैं अपनी खुशी से मना कर दूंगी नानी से। दानिश ने एक कदम आगे बढ़कर उसके करीब होते हुए नजरें गाड़ दीं। तो जाओ, इनकार करो, लेकिन अपने बलबूते पर। और खबरदार, जो तुमने दादी के सामने मेरा नाम लिया या ये कहा कि मुझे ऐतराज़ है, क्योंकि मैं फैसला कर चुका हूं। वो अब एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोल रहा था। जब तक मेरी दादी जिंदा हैं, तब तक तुम मेरे निकाह में रहोगी, और जैसे ही वो अल्लाह को प्यारी हुई, तुम भी उसी पल मेरी जिंदगी से चलती बनोगी। रूहा की पलकें नम होने लगीं, दिल जैसे सीने में कांप उठा। वो उसकी आंखों में एक बार भी झांक कर देखना चाहती थी कि शायद कहीं से रहम, एहसास या नदमत की एक झलक नजर आ जाए, मगर वहां तो सिर्फ सख्ती, गुरूर और बेनियाजी थी। दानिश ने उसके करीब से गुजरते हुए तंज से कहा, बेहतर है खुद को जहनन तौर पर तैयार रखो, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ एक समझौता है और कुछ नहीं। रूहा के कदम जैसे जमीन में ढंस गए थे, दिल जोर से धड़क रहा था, मगर चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। दानिश के लफ्ज़ अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। चंद लम्हे वो बस उसे घूरती रही, जैसे किसी अजनबी को पहली बार देख रही हो। उसकी आंखों में मायूसी के साथ साथ एक फैसला चमक रहा था। फिर अचानक वो थोड़ा सा आगे बढ़ी, निगाहों में झकमों की परछाइयां लिए आवाज़ में झड़ छुपाते हुए बोली, तो ठीक है, अगर ऐसा ही है तो फिर ऐसा ही सही। दानिश ने उसकी बात पर हल्की सी भौहें चढ़ाईं, मगर कुछ न बोला। रूहा ने अपनी बात जारी रखी, लेकिन सुन लीजिए, अपनी बात पर कायम रहना। खबरदार, जो शादी के बाद मेरे करीब भी आए, मैं इस शादी को दिल से कभी कबूल नहीं करूंगी। मेरे लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, और बस। उसका लहजा सीधा था, मगर उसमें वो तंज, वो तकलीफ और वो बगावत छुपी थी जो एक टूटे हुए दिल की पहचान होती है। उसने जैसे आज के दिन से खुद को एक नई शख्सियत में ढाल लिया था। दानिश कुछ लम्हे उसे देखता रहा। वो तीखी नज़रें, जो अभी कुछ देर पहले मासूम सी लग रही थीं, अब चट्टान की मानिंद मजबूत हो चुकी थीं। लबों पर एक हल्की सी बेनियाजी से भरी मुस्कान आई, जैसे कह रहा हो, तुम भी कर लो कोशिश। उसने आहिस्तगी से सिर हिलाया, जैसा तुम कहो। अल्फाज में कोई शिद्दत न थी, कोई जज्बा न था, जैसे किसी फाइल पर दस्तखत करने वाला अफसर हो, जिसे उसके अंजाम से कोई मतलब न हो। वो पीछे मुड़ा और बिना किसी रुकावट के दरवाजे की तरफ बढ़ा। कदमों की आहट धीमी होती गई। रूहा वहीं खड़ी रही, सीने में अंगारे लिए, आंखों में नमी और दिल में एक अजीब सा सुकून, जैसे वो अपनी शिकस्त को तस्लीम करके अब उसके साथ जीना सीख चुकी हो। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में खामोशी फैल गई, मगर रूहा के अंदर जैसे एक शोर मच गया। उसने आहिस्ता से नज़रें झुकाईं और खुद से सरगोशी की, चलो रूहा, तुम्हें खुद ही अपनी लड़ाई लड़नी है। अब तुम किसी कमज़ोरी की मोहताज नहीं हो। उस पल वो महज एक मजबूर लड़की नहीं रही थी, बल्कि एक मजबूत अहद में ढल चुकी थी। दानिश तो जा चुका था, मगर उसके लफ्ज़ रूहा के वजूद में एक नई आग जला गए थे, जिसे अब सिर्फ वक़्त ही बुझा सकता था। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। दादी की इच्छा के अनुसार दोनों का निकाह बहुत सादगी से किया गया था। एक ही घर में होने की वजह से बिना किसी खर्च के उसे सीधे उसके शौहर के कमरे में पहुंचा दिया गया था।
रूहा शादी के जोड़े में लिपट्टी, सिर पर दुपट्टा लिए कमरे में धीरे धीरे टहल रही थी। उसकी उंगलियां बार बार अपनी कलाई की चूड़ियों से खेल रही थीं और दिल की धड़कन बेकाबू सी लग रही थी। हर आहट पर चौंक जाती, दरवाजे की तरफ देखती और फिर नजरें झुका लेती। आखिरकार दरवाज़ा खुला और दानिश अंदर दाखिल हुआ। उसकी नज़र एक पल के लिए भी रूहा पर नहीं पड़ी, जैसे वो कोई चीज़ ही न हो। वो सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ा। रूहा ने गहरी सांस ली और कदम आगे बढ़ा दिए। दरवाजे के पास जाकर उसके रास्ते में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक हिम्मत थी जो उसके कांपते वजूद के बावजूद साफ नजर आ रही थी। आवाज में नरमी थी, मगर दिल से निकली हुई गंभीरता भी। मैंने बहुत सोचने के बाद एक फैसला लिया है, उसने नजरें झुकाते हुए कहा। हम एक बार इस रिश्ते को एक मौका दे सकते हैं। वो थक गई थी हालात और खुद से लड़ते लड़ते। दानिश ने पहली बार उसकी तरफ देखा। आंखों में ठंडापन था, जैसे बर्फ की चट्टान पर नजर डाली हो। रूहा ने हिम्मत करके बात जारी रखी। आपको मोटी लड़कियां पसंद हैं, भरी हुई जिस्म वाली। मैं वैसी बन जाऊंगी। बस एक बार, अगर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। अभी उसका जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि अचानक दानिश ने सख्ती से उसका मुंह दबोच लिया। उसकी पकड़ में एक गुस्सा और नफरत छुपी थी। रूहा की आंखें डर से फैल गईं। वो बुरी तरह घबरा गई। बकवास बंद करो अपनी। दानिश की आवाज गुस्से से कांप रही थी। मेरे सामने ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे सख्त नफरत है उन औरतों से जो शादी के नाम पर मर्द की जिंदगी को जहन्नुम बना देती हैं। उसने उसके कंधे झटकते हुए पीछे किया। रूहा मुश्किल से अपने कदमों पर कायम रही। शादी से पहले ही मैंने तुम्हें साफ साफ बता दिया था कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूं। समझ आई? वो एक पल को रुका, उसके चेहरे पर नजर डाली और फिर तंजिया अंदाज में बोला, और अगर इतनी ही आग लगी है अंदर तो दुआ करो कि मेरा दिल बदल जाए, वरना मैं तुम जैसी लड़की को मुंह लगाना भी गवारा नहीं करता। ये कहकर वो तेजी से ड्रेसिंग रूम में चला गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। रूहा जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। आंखों से आंसू रुक रुक कर बहते जा रहे थे। वक्त धीमी रफ्तार से बीत रहा था। 1 महीना होने को आया था, मगर उस इंसान का दिल जरा भी नहीं पिघला था। वो मासूम कई बार उसके सामने गई थी, उसे समझाने की कोशिश की थी, मगर वो तो ऐसा हो गया था जैसे उसे जानता ही न हो। फ्लैट में धीमी पीली रोशनी फैली हुई थी। एक तरफ सोफे पर वो आधा लेटा हुआ बैठा था। सामने टेबल पर 2 कॉफ़ी के मग रखे थे और किंजा कुछ बेतकल्लुफ़ी से उसके करीब बैठी थी। कमरे की साज सज्जा में एक आधुनिक ज़ौक़ झलक रहा था, मगर फ़िज़ा में एक अनकही सी बेचैनी तैर रही थी, जिसका एहसास सिर्फ दानिश को हो रहा था। वो किंजा की तरफ देखता हुआ थोड़ा तंजिया अंदाज में बोला, हैरत की बात है, तुम्हारा शौहर तुम्हें इतना लंबा वक्त बाहर रहने देता है? मतलब, तुम तो कहती हो कि वो काफी शकी मिजाज आदमी है। किंजा ने एक हल्का सा कहखा लगाया, जैसे ये बात कोई मायने ही न रखती हो। देता तो नहीं है? वो मुस्कुराकर बोली, मगर तुम्हारी खातिर सब कर लेती हूं। आखिर तुमसे मोहब्बत ही इतनी है। दानिश का चेहरा एक पल को साखित हो गया। वो गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। न जाने क्यों, शुरू से ही उसे किंजा में कुछ झोल महसूस होता था। उसकी बातों में, उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा था जो बेहद असामान्य महसूस होता। इतनी अटेंशन देना, इतना वक्त निकालना, और वो भी एक शादीशुदा औरत होकर, ये सब दानिश की समझ से बाहर था। अभी वो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। किंजा मुस्कुराते हुए उसके पहलू से उठ खड़ी हुई। आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वो खुशी से चहकते हुए बोली। रुको, मैं लेकर आती हूँ। दानिश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक अनजाना सा खदशा उसके दिल में जगा, मगर वो खामोश रहा। वो अपनी जगह बैठा रहा, मगर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। लम्हे गुजरे, दरवाज़ा खुला और फिर वो मंजर सामने आया जिसने उसका खून जमा दिया। नदरत अपनी पूरी शान और गुस्से के साथ अंदर दाखिल हुई और उसके पीछे 2 स्याह फार्म गार्ड्स खामोशी से कदम उठाते हुए उसकी तरफ बढ़े। दानिश घबराकर उठ खड़ा हुआ। नदरत ने अपने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, फौरन इसे बांध दो। रुको, मैं तुम्हें समझा सकता हूं।
दानिश ने भागने की कोशिश की, मगर लम्हों में उसे काबू करके रस्सियों से बांध दिया गया। लम्हा लगा और पूरा मंजर बदल गया। नदरत धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके करीब आई। उसकी आंखों में तूफान छुपा हुआ था, चेहरे पर गुरूर और होंठों पर तलखी थी। बिना कुछ कहे उसने एक जोरदार थप्पड़ दानिश के चेहरे पर मारा। थप्पड़ की आवाज कमरे की खामोशी में गूंज उठी। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आवाज में जहर घुला था। तुम ही एक अकेले मर्द हो जो किसी भी औरत पर हुकूमत कर सकता है। तुमने क्या समझा था? नदरत इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? दानिश सांसें खींचता हुआ हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। मेरा बहुत सारा पैसा तुमने बर्बाद किया है, और तुम्हारी बीवी, वो मासूम सी बच्ची, उसके साथ भी तुम यही सलूक कर रहे हो। वो फटी फटी नजरों से नदरत को देखता रहा, जैसे उसके चारों तरफ सब कुछ जमीन से उखड़ रहा हो और हकीकत का एक ऐसा चेहरा उसके सामने आया हो जिससे अब वो नजरें नहीं चुरा सकता था। कमरे की खामोश फिजा में सिर्फ दानिश की हाँफती हुई सांसें गूंज रही थीं। उसके बाजू रस्सियों से बंधे थे, चेहरा पसीने और थप्पड़ों की लालिमा से तमतमाया हुआ था। नदरत कुछ कदम और पास आकर झुक गई। उसके चेहरे पर हिकारत और आंखों में आग थी। फेसबुक पर तुम्हारी बीवी से मैंने बहुत चालाकी से दोस्ती की, उसने जहर भरे लहजे में कहा। जानते हो, उसने तुम्हारी सारी करतूतें मुझे बताईं। तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं कि एक औरत की आंख में अगर आंसू हो तो वो खामोश नहीं रहती, वो बदला लेती है, और मैं वही कर रही हूं। दानिश की आंखें हैरानी और तकलीफ से फैल गईं। वो मुश्किल से बोल सका, नदरत, प्लीज। नदरत ने उसकी बात काट दी। मैं तुम्हें भूल चुकी थी दानिश। सोच लिया था कि कंजा को, जिसे तुम्हारे पीछे लगाया था, उसे भी हटा दूंगी। मैं खुश थी कि तुम किसी मासूम लड़की से शादी कर रहे हो, लेकिन जब तुम्हारी बीवी ने मुझे बताया कि तुमने शादी की पहली रात उसे जलील किया, उसका दिल तोड़ा, और अब तक हर रोज उसकी इज्जत को रौंदते आ रहे हो, तो मैंने उसी वक़्त फैसला कर लिया था कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना बेहद ज़रूरी है। वो सीधी होकर खड़ी हो गई, गर्दन अकड़ाकर गार्ड्स की तरफ इशारा किया, मारो इसे। अगले ही पल गार्ड्स हरकत में आ गए। एक ने उसका गिरेबान पकड़ा, दूसरा उस पर घूंसे बरसाने लगा। दानिश की चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौटने लगीं। माफ़ कर दो, प्लीज़ नदरत, मुझे माफ़ कर दो। मगर वो दोनों औरतें, नदरत और किंजा, सीने पर हाथ बांधे खड़ी थीं, जैसे किसी मजलूम की फरियाद सुनने वाली ही न हो। उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था, सिर्फ ठंडी खामोशी थी और आंखों में दर्द व इंतकाम की चमक। हर घूंसा, हर लात उसके अंदर की वहशी फितरत पर एक तमाचा था, हर चीख उसकी जालिम प्रवृत्ति का इकरार। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। गार्ड्स की हरकत रुक गई। दरवाज़ा खुला और सफ़ेद सलवार कुर्ते में, बाल बिखरे, आंखों में डर और बेबसी लिए, रूहा अंदर दाखिल हुई। रुको! उसकी चीख ने कमरे को हिला दिया। रुको, खुदा के लिए! वो दौड़ती हुई दानिश के सामने आ खड़ी हुई, जैसे एक ढाल। उसने दोनों हाथ फैलाए और गार्ड्स की तरफ मुड़कर चिल्लाई, पीछे हटो! कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा! नदरत के चेहरे पर एक पल को हैरानी की परछाई दौड़ी, फिर तेजी से गुस्सा लौट आया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हट जाओ बच्ची! तुम्हारा शौहर बातों का नहीं, लातों का भूत है। जब तक इसका दिमाग ठिकाने नहीं आता, ये सही नहीं होगा। रूहा की आंखों में नमी थी, मगर लहजा मिन्नत भरा, नरम और थका थका सा था। बस प्लीज, प्लीज इन्हें मत मारिए। शौहर है मेरा, जैसा भी है, मुझे उसका दर्द सहना है, सजा नहीं दिलवानी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतना साथ दिया, मगर अब बस। नदरत की निगाहें दानिश पर जम गईं, जो सिर झुकाए जमीन को घूर रहा था, जैसे अपने गुनाह वहीं लिखे देख रहा हो। शर्म करो दानिश, उसने सख्ती से कहा। औरत को इतना मत आजमाओ कि वो तुम्हारी हस्ती ही मिटा दे। ये वही लड़की है जिसे तुमने हर पल रुलाया, तड़पाया, ठुकराया, और फिर भी ये तुम्हारे साथ खड़ी है। खुदा का खौफ करो, इसकी कदर करो। नदरत ने रुख मोड़ा और किंजा से कहा, चलो किंजा, बहुत हो गया, अब इसका हिसाब जिंदगी करेगी। वो दोनों बाहर की ओर बढ़ गईं। दरवाज़ा बंद हुआ और एक गूंजती हुई खामोशी ने कमरे को घेर लिया। रूहा तेजी से आगे बढ़ी, दानिश के बंधे हुए हाथ खोले, फिर पैरों की रस्सियां धीरे धीरे खोलने लगीं। जैसे ही वो आजाद हुआ, वो बेहिसी में उसके कदमों में झुक गया। दोनों हाथ जोड़कर कांपती आवाज में दिल की गहराई से बोला, माफ कर दो रूहा,
मैं बहुत गलत था। मैं दुनिया की चकाचौंध में झूठी मोहब्बतों में खो गया था। मुझे लगा सब कुछ मेरे काबू में है, मगर आज मुझे एहसास हो गया कि इंसान को अगर सच में कोई सहारा देता है तो वो उसका अपना होता है। बाहर की औरतें सिर्फ वक्त बिताती हैं, दिल नहीं संभालती। आई एम सॉरी रूहा, बहुत ज़्यादा सॉरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहा है, मगर आज जिंदगी ने उसे एक ऐसी तल्ख हकीकत से रूबरू कराया था जिसने उसके 14 तबका रोशन कर दिए थे। रूहा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उसके चेहरे पर बहे आंसू पोंछे। मेरा इरादा आपको तकलीफ देने का कभी नहीं था। न मैं नदरत को जानती थी, न किंजा को। वो तो बस दोस्ती हो गई थी और मैं अपने दुख बताती गई। वो खुद ही सब समझ गईं। मुझे भी माफ़ कर दीजिए अगर मेरी किसी बात ने आपको तकलीफ दी हो। वो वाकई 20 साल की मासूम लड़की थी जो किसी भी कीमत पर अपना घर बसाना चाहती थी। दानिश ने उसका हाथ थामा, फिर बेख्तियार उसे अपने सीने से लगा लिया। नहीं रूहा, अब तुम ही मेरी जिंदगी हो। जो कुछ हुआ वो एक बुरा सपना था। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम जैसी मासूम, वफादार और बहादुर लड़की मेरी जिंदगी में है, ये मेरी खुशकिस्मती है। रूहा ने सिर उसके सीने से लगा दिया, आंखें बंद कर लीं और दिल को पहली बार सुकून का एहसास हुआ। कमरे में खामोशी छा गई थी, मगर उस खामोशी में मोहब्बत की धड़कनें थीं, जिन्होंने दो टूटे दिलों को एक नई शुरुआत दी थी। बाहर शाम की धूप हल्की सी सुरमई हो रही थी, जैसे कायनात खुद भी उनके दिलों के मेल पर मुस्कुरा रही हो। ये अंजाम नहीं, आगाज था। एक ऐसे रिश्ते का जो सच, माफ़ी और मोहब्बत से जुड़ा था।